प्रॉस्टिट्यूशन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद हर कोई मुंह मोड़ लेता है और इसे नज़रअंदाज करना चाहता है, लेकिन ये शब्द नज़रअंदाज करने का नहीं बल्कि विचार करने के लायक है, क्योंकि इस प्रॉस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति के जाल में फंसकर हजारों लाखों लड़कियां एवं महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुनने में यह शब्द जितना छोटा लग रहा है, असल में इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। आज के इस वीडियो में रियल नॉलेज हिंदी प्रॉस्टिट्यूशन से जुड़े ऐसे राज आपके सामने रखने वाला है कि इनको सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा प्रॉस्टिट्यूशन किस दलदल का नाम है। दोस्तों, आज हमारे समाज में हर दिन करीब 4 लड़कियां प्रॉस्टिट्यूट बनती हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उन्हें इस दलदल में ढकेला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 4 में से 3 लड़कियों को फोर्स करके इस धंधे में शामिल किया जाता है। हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं भले ही चरमरा रही हो, लेकिन वेश्यावृत्ति ने देश को एक अलग ही पहचान दिलाई है। और ये सब हम आपके मन से नहीं कर रहे हैं बल्कि रिपोर्ट और डेटा के बेसिस पर कर रहे हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार एशिया का लार्जेस्ट रेड एरिया सोनागिची हमारे देश भारत में ही मौजूद है। दोस्तों, ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं कि इस रेड एरिया में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां देह व्यापार में शामिल है। इतना ही नहीं, इंडिया में करीब 1,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरियाज है। अब ये नेटवर्क इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इन प्रॉस्टिट्यूट की डिमांड तो बढ़नी ही है। इन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिक इंडस्ट्री से लड़कियों की सप्लाई की जाती है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री हर साल करीब 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और इसके प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा प्रॉस्टिट्यूशन से ही आता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मुताबिक इंडिया में करीब 30 लाख से ज़्यादा सेक्स वर्कर है, जिनमें से ज़्यादा की उम्र 15 से 35 साल के बीच है और ये सेक्स वर्कर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रेड एरियाज में सिर्फ प्रॉस्टिट्यूशन ही होता है, बल्कि प्रॉस्टिट्यूशन की आड़ में यहाँ ड्रग्स, बंधुआ मजदूरी और मानव अंगों की तस्करी का भी जाल फैला हुआ है। लेकिन पहले बात करते हैं यहाँ चल रहे ह्यूमन ट्रैफिक के बारे में। NCB यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक करीब 95% विक्टिम को फोर्सफुली प्रॉस्टिट्यूट बनाया जाता है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की स्टडी के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉस्टिट्यूट हैं। क्या अनुमान लगा पा रहे हैं आप ये आंकड़ा कितना बड़ा है? लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यानी ये ह्यूमन ट्रैफिक इन्हें लाते कहाँ से हैं? तो दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिक होते हैं वो इस घिनौनी को काम को अंजाम देने के लिए समाज से सबसे निचले तबके को अपना टारगेट बनाते हैं। दलित, छोटी जनजातियों और ग्रामीण इलाकों की लड़कियां मुख्य तौर पर इनके निशाने पर होती हैं। NCRP रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी लड़कियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों की होती हैं। ये राज्यों से प्रतिदिन 105 महिलाओं के गायब होने की खबर आती है। और ऐसा नहीं कि देश के अंदर से लड़कियों को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए लाया जाता है, बल्कि देश के बाहर यानी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी लड़कियों को लाया जाता है। हैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद M शाहिदुल्ला की बुक के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में हर साल करीब 24 से 48,000 लड़कियों को टैरिफ किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इन्हें इतनी दूर से लाया कैसे जाता है। एक NGO रेस्क्यू फाउंडेशन के अनुसार प्रॉस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेले जाने वाली ज़्यादातर लड़कियों को पहले किडनैप किया जाता है। इन किडनैप की गई लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकर मात्र 10 से 15,000 रुपये में खरीदते हैं और फिर उन्हें यहाँ लाकर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में 2 से 3 लाख रुपये में बेच देते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने की आड़ में ट्रैफिकर्स ज़्यादा वर्जिन लड़कियों को ही खरीदते हैं ताकि उनकी नीलामी करके मोटा पैसा कमाया जा सके। BBC की एक रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया है कि मुंबई का कमाठीपुरा अपने बेचे लड़कियों की सेफ के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे इन लड़कियों को बेचा जाता है उसके बाद ये सीधा रेड लाइट एरियाज में पहुंचा दी जाती हैं। वहां से शुरू होती है इनकी नरक से भी बदतर जिंदगी। रेड लाइट एरियाज में पहुंचते इन लड़कियों को टार्चर और कंटिन्यूसली रेप किया जाता है। टार्चर इसलिए ताकि वो इस दर्द को सहन करने की आदी हो जाए और ये मान ले कि यही उनकी ज़िंदगी है। यहाँ आने वाली लड़कियों को 3 श्रेणी में बांट दिया जाता है। पहली श्रेणी में वो लड़कियाँ आती हैं जिन्हें अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए फोर्स किया जाता है और इनका पूरा प्रॉफिट इनके मालिक के पास ही रहता है। दूसरी श्रेणी में वो लड़कियाँ आती हैं जिन्हें अपने क्लाइंट को हाँ या ना बोलने का अधिकार होता है और इनके प्रॉफिट का आधा हिस्सा इनके मालिक के पास आता है, बाकी आधा हिस्सा इनके खुद के पास रहता है। और तीसरी श्रेणी में वो लड़कियां होती जो अपने खुद की मर्जी से अपने क्लाइंट को चूज करती हैं
और इनका सारा प्रॉफिट खुद के पास होता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक बार अंदर जाने के बाद ये लड़कियां रैकेट से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इन्हें यहाँ लाने वाले ह्यूमन टेरिफिगर्स का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। इन्हें यहाँ लाने के बाद ज़्यादातर रूम में लॉक रखा जाता है और कभी मौका पाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो इन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाता है और पकड़कर तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, और कभी कभी इन्हें मार भी दिया जाता है। बस यही डर से यहाँ से भागने का ट्राई नहीं करती और प्रोस्टिट्यूशन को ही अपनी ज़िंदगी मानने लगती हैं। और कोई पीड़िता यहाँ से बचकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है तो पुलिस भी सेक्स रैकेट के मामलों में कोई खास कार्रवाई नहीं करती। उल्टा कई बार कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि पुलिस वालों को ही सेक्स रैकेट चलाने का दोषी पाया गया था। साल 2012 में एमपी पुलिस कांस्टेबल निखिलेश ठाकुर एसआई मेघराज नील को एक सेक्स रैकेट चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के अलावा हमारे सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन में फंसी लड़कियों को न निकलने का मेन रीजन है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा समाज आज ऐसा है कि अगर वहां से ऐसे तैसे करके निकल गई तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई उनकी मजबूरी को नहीं समझेगा, इसलिए वो चाहकर भी इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। अब बात करते इस सेक्स रैकेट की आड़ में चल रहे ड्रग्स, बंधुआ मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी जैसे काले धंधों की। दोस्तों इन रेड एरियाज में रह रही लड़कियों को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो अपने मालिक से लोन ले लेती है, और जब ये पैसा नहीं चुका पाती तो इनकी कई पीढ़ियों को बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करके पैसे चुकाने पड़ते हैं। दोस्तों ये सेक्स रैकेट चलाने में कई नामी गिरामी हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड भी शामिल है। जी हाँ, बॉलीवुड और हॉलीवुड भी, क्योंकि ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जब बड़े बड़े लोग इस सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि जब प्रोस्टिट्यूशन अपने समाज के लिए इतना भयानक है तो बंद क्यों नहीं किया जाता? कैसे बंद करने के लिए कोई क्राइम नहीं है, कानून तो है, लेकिन इस कानून में एक कमी रह गई जिसके कारण ये सब इतने निडर होकर ये नंगा नाच रहे हैं। दरअसल ITPA यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अनुसार किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाना, ललचाना और उन्हें मजबूर करना इनलीगल है। लेकिन इसी ITPA में एक सेक्शन में यह भी कहा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह इनलीगल भी नहीं है, बस इन्हें पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल, स्कूल और टेम्पल जैसी जगह पर करना इनलीगल है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो बंद कमरों के पीछे अपनी मर्जी से सेक्स के लिए पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल लीगल है। बस इसी कमी का फायदा उठाते इन टेरिफिगर्स। दोस्तों कानून होने के बावजूद ये क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।